हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम पढ़ेंगे। डीबीएमएस में इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस पढ़ लिया। दूसरा है कि ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम मतलब डीबीएमएस क्यों आया। फाइल सिस्टम जब हमारे पास था तो डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस क्यों करा हमने, इसमें क्या ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए थे जो हमें डीबीएमएस को लाना पड़ा या डीबीएमएस उस सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर रहा था। तो पहले मैं जानती हूँ कि जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम में भी हम लोग मैनुअली या फिर कंप्यूटर में कोई एक फाइल बनाते हैं एक्सेल शीट का, उसमें अगर कुछ वैल्यूज या कुछ किसी भी पर्सन का डिटेल्स रखते हैं। तो ये चीज फाइल सिस्टम में भी होता है, डीबीएमएस में भी यही चीज होता है। बट ऐसा क्या प्रॉब्लम है, तो फाइल सिस्टम में भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सर्च ऑपरेशन, ये सब ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। डीबीएमएस में भी सेम हम लोग यही चीज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। लेकिन फाइल सिस्टम भी जब यही है, डीबीएमएस भी यही है, तो फिर क्यों आया डीबीएमएस, ये सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में यही सवाल आ रहा है तो इसका जो प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस करके बता रही हूँ कि क्यों डीबीएमएस इंट्रोड्यूस किया गया। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फेल्यूर्स आए, उसपे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आए, जिसकी वजह से हमें डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस कराना पड़ा। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स आए, क्या क्या डिसएडवांटेजेस आए, क्या क्या फेलियर्स हुए उसमें जिस वजह से डीबीएमएस आया, वो सब आज हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले जान लेते हैं, अगर वन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम माइट हैव गॉट डेवलप्ड थ्रू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है जो वो डेवलप किया गया बहुत लंबे समय के बाद, और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू जब डिफरेंट प्रोग्राम्स ढेर सारा बन जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि सेम डाटा का मल्टीपल कॉपीज हो जाता है। तो वही जो है हमारा रिडंडेंसी होता है, इनकंसिस्टेंसी होता है। बट इसको, ये तो आप बोलोगे कि आप ऐसे ही बस इंग्लिश में बोल दिए, बता दिए, हो गया, ऐसे नहीं। मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको लेकर समझाऊंगी, तो जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो जानते हैं, अगर एक सेम पर्सन है, एक ही सेम पर्सन है, उसका हम लोगों ने जो है डिफरेंट फाइल्स बनाया, और उसी पर्सन का एज जो है तीनों फाइल में है। तीन फाइल बनाया हमने, ठीक है। तीनों फाइल में और भी पर्सन्स है, और वो एक सेम पर्सन जो है वो तीनों फाइल में है, ठीक है। और तीनों फाइल में उसका एज दिया हुआ है, ठीक है। 45 मान लो उसका एज दिया हुआ है, मान लो वो 2 साल बाद उसका 47 हो जाता है, तो जो हमें है वो फाइल सिस्टम में उसका चेंज करना है। तो फाइल सिस्टम में चेंज करना है, तो उससे क्या होगा, आप जाओगे या जहां आपका एक्सेल शीट बना होगा, या आप अपने वर्ड में बनाया, आपने जहां भी बनाया वहां आप जाओगे, वहां आपके पास तीन फाइल है, मान लो आपको दो ही फाइल का पता है, किसी तीसरे आदमी ने बनाया था उस तीनों फाइल को, और तीनों फाइल में एज आ रहा था क्योंकि उसने कुछ कुछ चेंजेस करे थे उसमें, तो उसने तीन फाइल बना लिया, उसका तीन डुप्लीकेट फाइल हो गया। बट आपको दो ही फाइल के बारे में पता, तीसरा फाइल के बारे में पता नहीं, या फिर अगर आपको पता भी है तो आपने जल्दी जल्दी में क्या किया, जो दो फाइल था, पहला दो फाइल, वो दोनों फाइल में तो आपने अपडेट कर दिया कि उसका एज 47 हो गया है, लेकिन एक अगर वैसा का वैसा छूट गया, तो जब हम उस यूजर से मतलब पूछेंगे, आस्क करेंगे कि हमें बताओ उस पर्सन का एज क्या है, अभी हमें बताओ, तो हमें एक से ज्यादा आंसर मिल रहा है कि नहीं, व्हाट इज द एज ऑफ पर्सन, तो वी विल बी गेटिंग मोर देन वन आंसर, जो कि इनफिजिबल है, सो दिस इज नोन एज डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। हम लोग जब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके एक से ज्यादा फाइल बनाते हैं और सेम डेटा उसमें रहता है, भले ही नाम चेंज हो या जो हो, लेकिन अगर आप सेम सेम डेटा डाल रहे हैं, बस आप उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या कुछ भी चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज करके आप कर रहे हैं, कोई थोड़ा बहुत सिमिलर चेंजेस करके, थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप तीन फाइल बना रहे हैं, लेकिन उसमें सिमिलर डेटा है, और सिमिलर डेटा जब है तो आपको तीनों फाइल में चेंज करना होगा। आप सिर्फ दो फाइल में चेंज करके तीसरा फाइल में नहीं चेंज करेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि एक ही पर्सन का दो दो एज कैसे हो सकता है,
तो ये था फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम। लेकिन अगर यही हम लोग डीबीएमएस में करते हैं तो हमें बस एक जगह चेंज करना पड़ेगा और वो सारी जगह चेंज हो जाएगा। सिंपल क्वेरी चलाऊंगी, अपडेट की क्वेरी चला के हम बस सिंपल एसक्यूएल में अपडेट की क्वेरी चला के उसका एज अपडेट कर देंगे और जितनी बार भी हम पूछेंगे हमें एक ही आंसर मिलेगा और अपडेटेड आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें यही प्रॉब्लम जो है वो आता है सामने। तो पहला प्रॉब्लम यही था, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। वो क्या होता है मैंने आपको भी बता दिया। उसमें क्या हो जाता है, डुप्लीकेट डेटा हो जाता है। मैंने बताया था आपको डुप्लीकेट डेटा हो जाता है या फिर सेम डाटा जो है वो कॉपी करके हम मल्टीपल डेटा फाइल्स में रखते हैं, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके रखते हैं, बट सेम डाटा हमारे पास है। वही रिडंडेंसी हो जाता है। और वही जब हम फाइल में, दो फाइल में चेंज करते हैं, तीसरे फाइल में चेंज करना भूल जाते हैं या नहीं चेंज करते हैं, तो हमारे पास जो उस यूजर का डेटा इन्फॉर्मेशन जब आता है, एक से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आता है, तो ये हमारा डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा ड्रॉबैक जानते हैं, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। अब ये क्या है, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सेल शीट है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स है लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, थोड़ा छोटा कर ताकि आपको पूरा एक साथ दिख जाए। ओके, तो इसमें स्टूडेंट है, मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन साइंस। आपको पहले जानना था कि मुझे जो कोई मतलब मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ किस पर्सन का, किस स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स आया है मैथ्स में, ये आपको जानना था। उसके लिए आपने एक प्रोग्राम चलाया, प्रोग्राम रन कराया, आपको मैथ्स का जिसका हाईएस्ट नंबर था वो आपको पता चल गया। अब उसी टाइम पे अब आपको चाहिए कि साइंस का भी आपको पता चले कि किसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आपको देखो मैंने बताया one programming for finding maximum marks in maths, but after that we want to find out maximum marks in science, but उसके बाद हमें फिर से maximum marks in science जानना है। तो अब या तो हमें वो प्रोग्राम जो हमने बनाया था उसको रीराइट करके, वही जो फर्स्ट प्रोग्राम ने बनाया वन प्रोग्रामिंग फॉर फाइंडिंग मैंने लिखा है जो उसी प्रोग्राम ने, या तो हमें रीराइट करना पड़ेगा, उस कोड में चेंजेस लाने पड़ेंगे, फिर उसे सेव करके फिर हम डेटा फेच कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता है। डीबीएमएस में आपको जानना है, आप एक क्वेरी चलाएंगे, सिंपल आपको सबका पता, आपको मैक्सिमम मार्क्स जानना है, अगर सबका जानना है तो एक साथ भी आप क्वेरी चला सकते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में, फाइल सिस्टम में यही प्रॉब्लम है कि आपको डेटा एक्सेस करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। आपने एक बार मैथ्स का मार्क्स जानना था मैक्सिमम मार्क्स, तो उसके लिए आपने एक प्रोग्रामिंग चलाया, साइंस का जानना है तो फिर उसमें रीराइट करना पड़ा कोड को, या फिर आप नया कोड बनाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली बात है कि नहीं। या तो आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। अगर मान लो अभी तो अब हमारे पास छह डेटा है, एक्स वाई जेड एबीसी, तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स किसका है। तो स्टूडेंट सी का मैक्सिमम मार्क्स 90 आया है मैथ्स में, और इसमें आप 95 बता सकते हैं, साइंस में 95 एक्स का आया है, तो हाईएस्ट मार्क्स यही है। लेकिन आपके पास 1000, 2000, 3000 जैसी संख्या में अगर स्टूडेंट्स है, उसमें आपको जानना है कि किसका सबसे ज्यादा मार्क्स आया है मैथ्स में, तो ये तो आप मैनुअली चेक करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, इसलिए डीबीएमएस आया, डीबीएमएस में सिंपल क्वेरी चला के हम ये चीज डेटा जो है फेच कर सकते हैं। बस इसी में हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, दूसरी चीज जानने के लिए दूसरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, या फिर उसी प्रोग्राम को या तो हमें क्या कहते हैं उस पर रीराइट करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, या तो मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली भी बहुत डिफिकल्ट है, प्रोग्रामिंग भी बार बार आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ रहा है, बार बार आपको उसमें चेंजेस करने पड़ रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। सो इसीलिए डीबीएमएस आया। तो यही जो है हमारा डेटा एक्सेस करने में जो प्रॉब्लम होता है, तो यही हमारा सेकंड डिसएडवांटेजेस है कि डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब तीसरा क्या है, डेटा आइसोलेशन। पहले तो हमें जानना पड़ेगा डेटा आइसोलेशन क्या होता है। डेटा आइसोलेशन ये होता है कि हमारे पास सेम डेटा है, अगर हमने दो प्रोग्राम में रखा है, सेम पर्सन का डेटा हमने रखा है, सेम पर्सन का डेटा रखा है, बट दोनों फाइल में अलग डेटा टाइप यूज करा है। एक में हमने शॉर्ट फॉर्म में उस पर्सन का जो सेक्स है वो एम या एफ करके लिखा है, तो उसमें हमारा डेटा टाइप सिंपली कैर हम लिखते हैं। कैर डेटा टाइप करके आप प्रोग्रामिंग चलाएंगे तो उसमें आपने सिर्फ एम और एफ लिखना है, तो आपने उस वे में लिखा है। उसी पर्सन का आपने डेटा जो है, उसी सेम पर्सन का आपने डेटा दूसरे फाइल में बनाया है, उसमें आपने डेटा टाइप यूज किया है, उसमें आपने मेल और फीमेल पूरा लिखा है, तो उसमें आपका डेटा टाइप क्या यूज हो रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज हो रहा है। तो ये एक आइसोलेशन का प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपको कोई चीज जानना है, अगर आपको उस पर्सन का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस प्रोग्राम में जाएंगे, आप उस प्रोग्राम में डेटा टाइप जानेंगे पर्टिकुलर पर्सन का, तो यू शुड हैव टू, आपको उस अकाउंट में जाना पड़ेगा। फ्रॉम विच डेटा फाइल आई एम रीडिंग, मीन्स आप जिस डेटा फाइल को रीड कर रहे हैं
उस अकॉर्डिंगली आपको डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ेगा। मतलब आपने देखा कि इस फाइल में है जो उसमें मेल और फीमेल लिखा हुआ है, तो आपको जब प्रोग्रामिंग चलाना होगा तो आपको डेटा टाइप क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। बट आप एम और एफ यूज कर रहे हैं, आपके पास जो डेटा है आप उसमें एम और एफ लिखा हुआ है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप चूज करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम इसमें आता है। बट यही अगर हम लोग डीबीएमएस में करते हैं, तो डीबीएमएस में क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, पहला टेबल बनाते हैं। डीबीएमएस में सिंपली हम एक पहला टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, सेक्स इज गेटिंग डिफाइंड इन अदर टेबल्स, वो दूसरे टेबल में भी डिफाइन होता जाएगा। कैसे डिफाइन होगा, जैसे कि एक फील्ड है, टेबल में फील्ड है, जैसे मान लो एक पर्सन, या पर्सन नेम, पर्सन एज, पर्सन सेक्स, पर्सन एड्रेस, ये जो भी है। तो जो सेक्स वाला पार्ट है, जो सेक्स, उसमें आपने मेल फीमेल लिखा है या फिर एम या एफ लिखा है, तो आपने पहले वाले टेबल में डिसाइड कर दिया कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। उसके बाद आप एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस करके जो अदर टेबल्स है उसमें भी डेटा टाइप जो है वो सेम चला जाएगा। वो जो पहला वाला डेटा टाइप है वो इनहेरिट होकर दूसरे टेबल्स में भी चला जाएगा, विच कैन डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ सेक्स इन द करंट टेबल। जो आप करंट टेबल यूज कर रहे हैं उसमें भी डेटा टाइप, पहले वाला डेटा टाइप जो है इनहेरिट होकर आ जाएगा। तो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार जानना नहीं पड़ेगा कि क्या डेटा टाइप है, ये सब प्रॉब्लम नहीं करेगा। मिसमैच का डेटा का मिसमैच, डेटा टाइप का मिसमैच नहीं होगा। इसमें मिसमैच कर सकता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, बट डीबीएमएस में नहीं कर सकता। आप एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस यूज करेंगे, सिंपली आप फर्स्ट टेबल में यूज करते हैं डेटा टाइप, वही आप जो करंट दूसरा टेबल बना रहे हैं उसमें आप सेम पर्सन का डेटा डाल रहे हैं, उस टाइम आपको इनहेरिटेड होकर के दूसरा टेबल में भी आपके पास आ जाएगा, आपके पास वही डेटा टाइप आ जाएगा, इसमें कोई मिसमैच नहीं होगा। तो ये डेटा आइसोलेशन का जो प्रॉब्लम है ये अकर होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, डीबीएमएस में नहीं होता, इसलिए हमने डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अभी और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, वो भी हम जानते हैं। अभी तक हमने सिर्फ 3 ही जाना है, आगे और भी जानते हैं। ठीक है, जानते हैं, चलिए। फोर्थ है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। अब इंटीग्रिटी प्रॉब्लम क्या होता है, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपको बोलना है कि इस स्कूल में जो साइंस के स्टूडेंट है वो कॉमर्स की बुक नहीं ले सकते, सिर्फ साइंस की बुक ले सकते हैं। कॉमर्स के जो स्टूडेंट है वो साइंस की बुक नहीं ले सकते हैं, सिर्फ कॉमर्स की बुक ले सकते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट कैन नॉट टेक, ये जो क्रॉस है, कैन नॉट टेक कॉमर्स बुक, एंड कॉमर्स स्टूडेंट कैन नॉट टेक साइंस बुक्स। ठीक है, और वहीं पे कोई यूनिवर्सिटी में आप रह रहे, तो जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, यहाँ पे स्टूडेंट में टी छूट गया है, सो डोंट माइंड कि मुझे स्पेलिंग वगैरह नहीं आती है, ऐसा आप कुछ मत सोचिएगा, है कि नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, वो जल्दी जल्दी में नोट्स बनाने में कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, कभी ना जो का पार्ट। हाँ, तो थर्ड ईयर स्टूडेंट जो है उसको, उसके लिए हमने सेट करना है कि वो एक टाइम पे सिर्फ 4 बुक ले सकता है, और जो वहाँ के प्रोफेसर्स है या जो फैकल्टी मेंबर है वो जो है एक टाइम पे 10 बुक्स ले सकते हैं, एक टाइम पे 10 बुक्स ले सकते हैं। तो सिंपली डेटाबेस के अकॉर्डिंगली जब हम करते हैं तो सिंपली हम उसमें सेट कर देंगे, जो भी हमें क्वेरी चला के सेट करना है वो हम सेट कर देंगे, और कर देंगे कि साइंस, ये बुक साइंस की बुक है, ये जो बुक है वो कॉमर्स का बच्चा नहीं ले सकता। हमारे पास साइंस स्टूडेंट का भी नेम है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट का भी नेम है, उसका सारा डेटा उसमें है। वो स्टूडेंट जैसे ही आप ये बुक का इंटर करता है, ये जो बुक का नंबर होता है, बुक के कोड होते हैं ना लाइब्रेरी में, वो कोड इंटर करेगा, वो कोड से पता चल जाएगा कि साइंस का बुक है, तो कौन बच्चा ले रहा है, उस बच्चा अगर वो कॉमर्स का है तो वो डिनाई कर देगा कि नहीं तुम ये बुक नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें वो फीड करके रखा हुआ है। और अगर थर्ड ईयर स्टूडेंट 4 बुक ले लिया, जैसे ही 5वां बुक इंटर करने जाएगा, वो जैसे ही कोड करके कोड डालेगा अपना कि मैं एक और बुक लेने जा रहा हूँ, 4 बुक ऑलरेडी उसी टाइम पे उसी दिन ले चुका है वो उस पर्सन ने, दूसरे उसी, उसके बाद वो 5th बुक लेने जाता है तो वो नहीं ले सकता है, वो डिनाई हो जाएगा। तो ये हम डेटाबेस सिस्टम यूज करके कर सकते हैं, लेकिन क्या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करके कर सकते हैं? आपने साइंस स्टूडेंट का डेटा रख दिया, साइंस स्टूडेंट में भी एक मनीष नाम का लड़का है और कॉमर्स स्टूडेंट में भी एक मनीष नाम का लड़का है, मान लो, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या है कि मनीष नाम का लड़का शायद साइंस में है, आपको कॉमर्स का पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, साइंस वाला जो स्टूडेंट है उसको भी आप कॉमर्स का बुक दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारा डेटा तो याद नहीं रहेगा ना माइंड में, या फिर मैनुअली आपको चेक करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाता है। इसमें डायरेक्टली आप बस वो इंटर करेगा और वो डिनाई कर देगा, सिंपली ये प्रोसेस जो है हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या मैनुअली करना पॉसिबल है फाइल सिस्टम प्रोसेसिंग के थ्रू? नहीं, नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपने किया फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, आपने चलो मतलब एक एट अ टाइम मीन्स एक दिन में वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट एक बार में सिर्फ 4 बुक ले सकता है, फिर वो 4 बुक जब वो वापस करेगा उसके बाद ही वो 4 बुक ले सकता है।
ठीक है, ऐसा सिस्टम है उसमें। तो आपने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या करा, वो सुबह सुबह आया, उसने 3 बुक लिए और चला गया, ठीक है, अभी 1 बुक उसका बाकी है, 3 बुक लिए उसने और वो चला गया, फिर वो आता है शाम में बुक लेने के लिए, शाम में बुक लेता है, आपने फाइल मैनुअली लिखा है, आपने कोई कॉपी बनाकर आपने लिखा है, नोट लिखा है कि ये नाम रमेश नाम का लड़का है जो 3 बुक लेके गया है, अब वो कुछ देर बाद आता है या शाम में आता है, वो 2 बुक और लेके चला जाता है, और आपको ध्यान में नहीं रहता है, आपको याद नहीं रहता है कि वो आया था सुबह भी 3 बुक लेकर गया है, तो क्या हो जाएगा, वो एट ए टाइम वो 5 बुक एक दिन में वो 5 बुक एक्सेस कर लेगा, तो ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं उसमें। बट सिंपली अगर हम लोग डीबीएमएस यूज करेंगे, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे, तो सिंपली जैसे ही उसमें चीजें इंटर होंगी, जैसे ही कोड इंटर होगा, जैसे ही उस पर्सन का डिटेल इंटर होगा, वो डिनाई कर देगा कि आपका आज का लिमिट जो है वो खत्म हो चुका है। जैसे कि आजकल बैंक सिस्टम्स में भी हो गया ना कि आप एट अ टाइम कितना पैसा निकाल सकते हैं, तो आप एट अ टाइम उस पैसे से ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो डिनाई कर देता है कि नहीं, आपका लिमिट जो है खत्म हो चुका है, आप नहीं, और आप नहीं एक्सेस कर सकते और आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सेम उसी तरह मैंने ये बुक वाला एग्जांपल लिया, बट आप एटीएम वाला बैंक वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं कि एट अ टाइम इतना पैसा निकाल सकते हैं, इतना पैसा निकालने के बाद दोबारा उसी दिन उतना पैसा और पैसा निकाले जाएंगे, तो बोलेगा नहीं, आपका लिमिट जो है वो खत्म हो चुका है, आप और पैसा नहीं निकाल सकते। तो वो डेटाबेस सिस्टम यूज कर रहा है ना, लेकिन मैनुअली ऐसा कर सकता था क्या, मैनुअली वो आता सुबह और वो शाम में पैसा निकाल लेता, उसको कितने हजारों इंसान जाते हैं एटीएम में पैसा निकालने, तो वो मैनुअली लिख के रखता, तो क्या उसे याद आता कि यही पर्सन आया था सुबह पैसा निकाल के गया था, शाम में पैसा फिर से निकालने आया, उसे याद आता, वो तो फिर एक्सेस कर लेता ना और पैसा निकाल के लेके चला जाता है कि नहीं। ये सब प्रॉब्लम जो है आते हैं, तो यही सब इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स है जो कि फाइल सिस्टम में आते हैं और उसमें डीबीएमएस में नहीं आते, वो सिंपली डिनाई कर देता है। अब 5th पॉइंट क्या है, एटोमिसिटी प्रॉब्लम। एटोमिसिटी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, ठीक है। मान लो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, 500 रुपीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, आप एक अपने अकाउंट से किसी फ्रेंड को 500 दे रहे हो, तो आपके अकाउंट से क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है 500 और सेकंड वाले अकाउंट में जाके ऐड हो रहा है। सिंपली यही होता है, फाइल प्रोसेसिंग में यही होगा, आप मान लो कंप्यूटर में डेटा डाल रहे हो कि 500 यहाँ से डिडक्ट हुआ, 500 वहां जाके ऐड हुआ, ठीक है, 500 जैसे ही डिडक्ट हो गया, उसके बाद ही अगर फाइल उसके जैसे ही डिडक्ट हो रहा है उसी टाइम अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, यहाँ पे सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो क्या होगा, तो फिर हमारे पास डेटा ही पूरा गायब हो जाएगा, आपका पैसा कहाँ गया आपको पता ही नहीं, उस सेकंड अकाउंट में जाके ऐड भी नहीं और आपका पैसा इधर से डिडक्ट हो गया, आपको फिर बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं। एटीएम में क्या होता है, बहुत चक्कर लगाने पड़ेगा, पता चल गया कि कहाँ है। लेकिन एटीएम सिस्टम में क्या होता है कि आपका या तो वो कुछ दिन बाद आपको पैसा वापस कर देगा। डीबीएमएस सिस्टम है हमारा, एटीएम मशीन वगैरह सब जो भी है हमारे बैंक सिस्टम में, सब डीबीएमएस यूज करते हैं, बिकॉज आजकल सिर्फ यही चल रहा है। तो अगर 500 रुपीज अगर आपका जाता है, अगर 500 आपका डिडक्ट हो रहा है उस टाइम पे, तो वो क्या होगा, या तो आपके अकाउंट में कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा, या तो सेकंड अकाउंट में जाके ऐड हो जाएगा। मान लीजिए बीच में फेल ट्रांजैक्शन कभी कभी दिखाता है ना, ट्रांजैक्शन फेल, तो हमें क्या मैसेज आता है कि अगर आपका पैसा कट गया है, कभी कभी ऐसा होता है पैसा कट गया बीच में अटका पड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद बताता है कि ये फेल हुआ है। ऐसा आपने जब आप फोन पे गूगल पे ये सब यूज करते हैं, तो आपको ऐसा प्रॉब्लम्स बहुत बार फेस करना पड़ा होगा, मेरे साथ बहुत बार ही हुआ है। तो हम सोचते हैं अरे पैसा कहाँ गया, हम पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बट वो डेटाबेस सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली 7 दिन का कभी कभी बैंक टाइम लेता है, कभी कभी 2-3 दिन के अंदर ही वो आपका पैसा वापस कर देता है। तो या तो आपके अकाउंट में आ जाएगा या तो उस अकाउंट में चला जाएगा, आपको फिर पता चल जाएगा कि हाँ मैं तो इस फ्रेंड को दे रहा था, इस फ्रेंड को फोन लगा के पूछता हूँ कि अरे तुम्हारे पास पैसा क्या, वो बोलेगा हाँ मेरे पास भाई पैसा आ गया, नहीं भी आया तो आपके उसमें शो कर देगा कि हाँ उसके पास वो पैसा चला गया, या तो जाके उस अकाउंट में ऐड हो जाएगा या तो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट से डिडक्ट भी हो गया, उस अकाउंट में गया भी नहीं अभी, लेकिन बैंक में ये होता है कि वो प्रोसेस करता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे थे, तो बैंक थोड़ा टाइम लेता है, तुरंत कर देता है। ये डीबीएमएस के थ्रू पॉसिबल है, बट मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास कोई आया 500 रुपया देने के लिए, बोला कि 500 रुपया लो, और यही दूसरा पर्सन आएगा उसको आपको 500 रुपया देने हैं, ठीक है। तो वो जब 500 रुपया दे रहा, तो आपने यहाँ इंटर कर दिया कि इस बैंक अकाउंट से इतना 500 रुपीज आपको डिडक्ट करना है, वो बैंक में मैसेज भेजेगा, देन बैंक वो करता है। ऐसा अगर कुछ आपको बस सोचना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप सिंपली कंप्यूटर में जो एक्सेल सीट में आप कर रहे हैं कि इसने 500 रुपया दिया है, इसका 500 रुपया इसके एटीएम से काटना है और दूसरे वाले अकाउंट में देना है, उसी टाइम सिस्टम क्रैश हो गया, तो सारा यूजर का डेटा चला गया। अब क्या होगा ना, आपके पास रहा, आपका पैसा भी गया, और ये सब बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, ये सब जो है आपको फेस करना पड़ सकता है एफपीएस में, बट डेटाबेस सिस्टम में नहीं होगा। या तो वो आप दूसरे के अकाउंट में ऐड हो जाएगा, या तो आपके पास वापस आ जाएगा, मीन्स आपके अकाउंट से डिडक्ट हुआ मतलब दूसरे अकाउंट में चला गया है, कंफर्म बात है। लेकिन
अगर आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ है, दूसरे अकाउंट मतलब दूसरे अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो आपके अकाउंट में ही वो रहेगा पैसा, है कि नहीं, वो पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं। ये डीबीएमएस का खासियत है। लेकिन फाइल सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको बहुत पहले जब होता तो बहुत ये सब इसमें घपला भी करते थे लोग, बहुत सारी चीजें जो है प्रॉब्लम होते थे, बट डीबीएमएस में ऐसा आजकल कुछ नहीं होता है। बहुत ही चीजें आसान हो चुकी है। तो फाइल सिस्टम ये सब बहुत प्रॉब्लम थी, इसलिए डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, डीबीएमएस का यूज करना पड़ा है। अब 6 क्या है, कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज। अब कंकरेंट एक्सेस एनोमलीज क्या होता है, पहले हम जानते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। फाइल सिस्टम में जैसे कि मान लो आपके पास बहुत सारे फाइल्स है, लाइक सी ड्राइव में कुछ फाइल्स है, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में बहुत सारे फाइल्स पड़े हुए हैं। अब आपने लैपटॉप में जो है, लैपटॉप में आपने आपने जो सिस्टम है उसमें आपने एक पासवर्ड लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ही पासवर्ड लगा दिया आपने, तो वो पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, और लोकेशन भी आपको पता है कि इस ड्राइव में, इस लोकेशन में ये फाइल है, तो हमें जाके ये जाके एक्सेस करना है, ठीक है। किसी पर्सन का डिटेल सी ड्राइव में है, आपको वही जाके एक्सेस करना है, तो आपको पता है कि सी ड्राइव में है, सी ड्राइव में मैंने ये नाम से सेव करा है। आप जाओगे, सिंपली आप अपना लैपटॉप ओपन करोगे, सिंपली चले जाओगे। मान लो इसमें ये भी हो सकता है कि किसी और को भी अगर लोकेशन पता चल गया, या फिर आपका पासवर्ड उसने जान लिया, तो पासवर्ड करने के बाद क्या होगा, वो जब सी ड्राइव एक्सेस नहीं कर सकता, क्या मालूम आपके एफ ड्राइव में कुछ पर्सनल डिटेल्स जो आप किसी को नहीं देना चाहते, वो सिर्फ आपके पास होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, जैसे ही लैपटॉप ओपन हो, जैसे ही इसको लैपटॉप का पासवर्ड पता, वो सारी चीजें एक्सेस कर लेगा, सी बी, डी बी, ई बी, सब कुछ एक्सेस कर लेगा। आपका पर्सनल डिटेल्स वहां से जो आपने अगर छुपा के रखा हुआ कहीं पे एफ फाइल में, तो वो भी सर्च करके वो ले सकता है इन्फॉर्मेशन ना, है कि नहीं। और ये चीज सिर्फ आपको पता होता है। मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे सिस्टम में ऐसा होता है कि आप के सिर्फ किसी भी ऑफिस में सबको अलग अलग सिस्टम प्रोवाइड होता है। तो अगर वो पर्सन जो है उसने बहुत सारी चीजें उसमें सेव करके रखी, बहुत सारी चीजें उसमें उसने बनाई, बहुत सारी चीजें सॉफ्टवेयर उसने बनाए, सॉफ्टवेयर का जो लोकेशन है वो सिर्फ उसको पता है। जैसे मान लो अब उसने वो क्या कहते हैं, वो जो कंपनी उसने छोड़ दिया, दूसरे क्लाइंट को, दूसरा क्लाइंट जो है वो सीट लेता है, वो वहां पे रिक्रूट किया जाता है। जैसे ही रिक्रूट किया जाता है, तो उसके उसको वही सिस्टम, सेम सिस्टम मिलता है, बट अगर उसको वो चीज एक्सेस करना है, तो वो क्या एक्सेस कर पाएगा, उसे लोकेशन जानना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कहाँ पर है। तो ये सब चीजें कितने कितनी हेक्टिकल हो जाती है ना, लाइफ कितना प्रॉब्लम फेस करता है एफपीएस के थ्रू। लेकिन अब कंकरेंट एक्सेस का मतलब होता है कि मल्टीपल तरफ से एक्सेस, जो आजकल डीबीएमएस जो है क्लाइंट सर्वर एक्सेस हो चुका है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्ट सॉरी आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं एट अ सेम टाइम जो है एक्सेस करते हैं विदाउट नोइंग द लोकेशन। जैसे कि आईआरसीटीसी जो ट्रेन वाला जो होता है, जिसमें आपको ट्रेन का कुछ लोकेशन पता करना है, या फिर आपको ट्रेन बुक करनी है, या फिर आपको जानना है कि इस रूट से इस रूट में कौन कौन सी ट्रेनें हैं, कब कब जाती हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन एक इंसान थोड़ी ना यूज कर रहा होता है, इतनी सारे पॉपुलेशन जो है बहुत के पास वो एप्लीकेशन है। तो सिंपली आपको क्या लोकेशन जानना पड़ता है आईआरसीटीसी का, कि उसके अंदर कहाँ कहाँ क्या करना है, नहीं, आपको कुछ नहीं जानना पड़ता, आपको इन्फॉर्मेशन का कुछ पता ही नहीं होता। डेटाबेस कहाँ जाके सेव हो रहा है, डेटा सिस्टम में कहाँ जाके जो सेव हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाना। सिंपली आपको आईआरसीटी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और आपको वहां से अगर आपको टिकट बुक करने हैं तो बुक कर सकते हैं। एट अ सेम मोमेंट ऑफ टाइम 1000 to 2000, 1 लाख और 2 लाख पर्सन भी एक टाइम पे टिकट बुक करते हैं। लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आपको ना लोकेशन जानी है ना कुछ जाने, आपको बस एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये करना है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर है कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है विदाउट नोइंग द लोकेशन। बट लैपटॉप में ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो डीबीएमएस में ऐसा नहीं है। कोई भी चीज आजकल वेबसाइट में हो चुकी है, डेटाबेस के फॉर्म में हो चुकी है, तो बिना आप लोकेशन जाने भी कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक साथ बहुत लोग बुक कर लेते हैं, ठीक है। अब वही आप जाकर के आप जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन, वहां पर टिकट बुक कराना चाहते हैं, तो आपको लाइन में लगना पड़ता है कि नहीं। आप क्या सब लोग एक साथ बोलेंगे कि मेरा मेरा टिकट बुक कर दो, मेरा टिकट बुक, सब लोग एक साथ बोलेंगे, तो क्या कोई वो पर्सन टिकट बुक कर पाएगा, जो पर्सन वहां पे मेन वहां बैठता है, जो टिकट बुक करने का काउंटर है बैठता है, क्या वो तो एक एक पर्सन करके, आपको लंबी लाइन लग गई तो आपको एक एक करके होगा, तब जाके आपको वो टिकट मिलेगा। फिर वो, क्योंकि वो मैनुअली हो रहा
रहा है ना, एफपीएस के थ्रू हो रहा है, मैनुअली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन आप घर बैठे बुक कर रहे हो और बहुत सारे हजारों लोग भी बुक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आराम से बुक किया, हो गया खत्म, पता भी चल गया इतनी सीटें खाली, इतनी सीटें नहीं खाली है, यहाँ बुक करना, यहाँ नहीं बुक करना, सब पता, सारी इन्फॉर्मेशन पता चला, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो पता चल जाता है। लेकिन विदाउट नोइंग द लोकेशन, हमें लोकेशन का नहीं पता होता कि ये डेटा ये कौन से सर्वर में जाकर के कौन से सर्वर में है। सिंपली आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मुझे ये करना है, टिकट बुक करना है, तो सिंपली आपको सर्वर के पास जाता है ये रिक्वेस्ट, और सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करके देता है कि हाँ ये फाइल, ये वाला एप्लीकेशन खुल गया आपका, ये वाला फॉर्म खुल गया। वो टिकट बुक करने के लिए जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्या है, कुछ आता है ना कि कौन सी सीट कहाँ बुक करनी है, किसके नाम से बुक करनी है, तो वो सब भरते हैं, सिंपली आपका टिकट जो बुकिंग होता है वो आपका बुकिंग हो जाता है, घर बैठे ही हो जाता है। बट एफपीएस में नहीं होता है। और अगर लैपटॉप की बात करें, ये जो मतलब सिर्फ पर्सनल यूज वाली होती है, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि आपको, आपने लोकेशन सेव करके रखा, सिर्फ आपको पता है, दूसरे इंसान को पता ही नहीं है, फिर वो लोकेशन जानेगा तभी तो जाके वो चीज ठीक कर सकता है ना। लेकिन अगर आपको लोकेशन नहीं भी पता है तब भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपना टिकट बुक कर सकते हैं। ये आईआरसीटी का मैंने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बताया, लेकिन एफपीएस में ये प्रॉब्लम नहीं है, कंकरेंट एक्सेस जो है आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है सेवन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो है फाइल सिस्टम में आ सकते हैं, लेकिन डीबीएमएस में नहीं आ सकते। पहले हम डीबीएमएस का एग्जांपल लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि फाइल सिस्टम में क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम आ सकता है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो है वो फाइल सिस्टम में आती है, डीबीएमएस में नहीं आती है, वो बहुत ही सेफ है। ठीक है, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या, रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, और बस आप उसमें सिर्फ इंसर्ट कर रहे होते हैं डेटा, अपना सिर्फ डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, आप उसको चेक नहीं कर सकती और कितने स्टूडेंट ने अप्लाई करा है, आपके पास वो ऑथोराइज्ड नहीं होता है। लेकिन जो हायर अथॉरिटी होती है, जिसके पास वो ऑथोराइज्ड होता है, वो क्या कर सकता है, वो आपका डिटेल्स देख सकता है, डेटाबेस देख सकता है कि इतने, बहुत लोग होते हैं ना कि इतने लोगों को, मान लीजिए किसी जॉब की आई हुई है एप्लीकेशन, उसमें होता है कि 1000 एप्लीकेशन आ गई, अब मुझे उस डेट को क्लोज करना है। पहले उसका डेट था कि 10 से 14 के बीच में करना है, लेकिन 10 से 11 के बीच में 1000 एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो वो हायर अथॉरिटी के पास एक्सेस होता है, वो क्या करता है, अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के वो उसको एक्सेस करता है और क्लोजिंग डेट को आगे कर देता है, क्लोजिंग डेट को बोल देता, खत्म कर देता है कि अब लिमिटेड सीट्स खत्म, मतलब सीट्स खत्म हो गई, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी यूज कर सकता है। लेकिन क्या आप यूज कर सकते हैं? बोलेंगे नहीं नहीं, आप ही 1000 स्टूडेंट, आपको लगता है कि आपने जब अप्लाई किया तो आप ही तो वो 1000 वाले नंबर पे है, तो क्या आप एक्सेस कर सकते हैं? आप जान सकते हैं कि और कितने लोगों ने अप्लाई करा है और कितने लोगों ने कितनी स्टडी करी है। आपने 12th पास किया, आपने उसके लिए अप्लाई किया, किसी ने ग्रेजुएशन पास किया है, उसने अप्लाई करा है, ठीक है, तो क्या आप जान सकते हैं कि ग्रेजुएशन वाला है वो इस फील्ड से है और इसने अप्लाई करा, तो शायद इसके चांस हो जाएगा, मुझे नहीं, आप सबका डिटेल्स चेक कर लोगे कि अरे इसका हो जाएगा, इसका जाएगा, मेरा तो नहीं हो सकता। आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते ना, आप तो सिंपली सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं। बट हायर अथॉरिटी के पास ये एक्सेस होता है कि वो वहां जाके डिलीट कर सकता है, जो उसका डेट है, वो क्लोजिंग ओपनिंग जो डेट है वो डिसाइड करके वहां पे चेंजेस कर सकता है, वो सब चीजें वो कर सकता है, आपके पास वो एक्सेस करने का नहीं होता, तो इसमें सिक्योरिटी नहीं होता। बट फाइल सिस्टम में क्या होता है, फाइल सिस्टम में ये सब करना पॉसिबल होता ही नहीं है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, वहां फॉर्म फिलअप करते हैं, ये सब चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है। जैसे कि एग्जाम्पल और मैं ले लेती हूँ, लाइकवाइज एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक यूनिवर्सिटी है, उसपे एडमिन भी होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, मीन्स फैकल्टी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो स्टूडेंट अपना डेटा सिर्फ देख सकता है, सिर्फ अपना देख सकता है, दूसरे अदर स्टूडेंट का डेटा नहीं देख सकता। बट फैकल्टी क्या है, अपना देख सकता है और अदर फैकल्टीज का तो नहीं देख सकता, बट अपना देख सकता है, और क्या कर सकता है, सारे स्टूडेंट का देख सकता है, सारे स्टूडेंट का डिटेल्स देख सकता है। लेकिन एडमिन जो है, एडमिन क्या एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट्स का डिटेल्स एक्सेस कर सकता है, स्टाफ मेंबर का एक्सेस कर सकता है, फैकल्टीज का एक्सेस कर सकता है, अपना खुद का सारा डिटेल्स वो एक्सेस कर सकता है, बिकॉज वो सबसे हायर अथॉरिटी में, सबसे हायर अथॉरिटी में वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। सिंपली डीबीएमएस सिस्टम में यूजिंग लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन नेम और पासवर्ड दिया रहेगा, आप स्टूडेंट जो है, आपका जो लॉगिन नेम पासवर्ड आप उसको इंटर करेंगे तो आपका डिटेल्स बता देगा, लेकिन अदर स्टूडेंट्स का नहीं बताएगा। और फैकल्टी जो है, फैकल्टी के पास जो लॉगिन नेम और पासवर्ड है, वो जब वो इंटर करेगा तो वो अपना डिटेल के साथ साथ जो स्टूडेंट्स का डिटेल्स देखना चाहता है वो देख सकता है। और एडमिन को जो भी किसका भी डिटेल्स चाहिए वो सिंपली लॉगिन उसका भी एक लॉगिन नेम और पासवर्ड होगा, उससे उसके थ्रू करेगा, और जिस स्टूडेंट का नाम सर्च करना है, कुछ भी करना है, किसका भी डिटेल्स जानना है, वो डायरेक्ट वहां से डिटेल्स जान सकता है। बट एफपीएस में तो ऐसा नहीं होता ना, एफपीएस में क्या है कि मान लो एक कॉपी में बनी हुई है, एडमिन की डिटेल्स भरी हुई है, फैकल्टी अलग अलग फैकल्टीज की डिटेल्स भरी है, स्टूडेंट्स की डिटेल्स भरी, तो मान लो कोई चुपके से तो देख सकता है ना,
कोई नहीं रहा। आजकल तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था कि जाके कोई भी तो देख सकता है ना। तो उसमें कोई फाइल, क्योंकि वो सारी चीज मैनुअली लिखे होते थे, तो कोई भी चुपके से जाकर तो कोई भी किसी का भी जो डेटा है, डिटेल्स है, वो जान सकता है ना। जो डिटेल्स आपको नहीं बताना है वो डिटेल्स भी वो एक्सेस कर सकता है कोई इंसान भी, लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता है। आज भी एफपीएस के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन डेटाबेस में नहीं आते, बिकॉज उसमें लॉगिन नेम और पासवर्ड दिया रहता है ऑलरेडी। आप उसके उस चीज को डालेंगे, सिंपली आप सिर्फ अपना ही एक्सेस कर सकते हैं, अदर पर्सन का नहीं एक्सेस कर सकते। उसी तरह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, तो आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए ही ऑथराइज्ड है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कि आपका क्लोजिंग डेट 14 है तो आप उसको चेंज कर सकते, क्लोजिंग डेट 11 कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो हायर अथॉरिटी है उसके पास एक्सेस है, वो ही कर सकता है, आप ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना डेटा जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, बट एफपीएस में ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा बहुत सारे रीजंस है जिससे नहीं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सब और बहुत सारे और भी कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, आप अगर पढ़ोगे तो आपको और भी पता चलेंगे कुछ कुछ डिसएडवांटेज, बट दीज आर द मेन डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स कैन से। कि डीबीएमएस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, डेटाबेस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, जब फाइल सिस्टम हमारे पास था ही। इतनी सारे प्रॉब्लम्स आते थे फाइल सिस्टम में, इतने सारे प्रॉब्लम्स आते थे कि हमें डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। डीबीएमएस में कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपली एक क्वेरी चलानी पड़ती है, और सिंपली वो चीज़ जो है आपको चाहिए वो सिंपल एक दो लाइन की क्वेरी के थ्रू आपको वो डेटा जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। और सिक्योरिटी भी ज़्यादा हायर है, इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बट फाइल सिस्टम में जो है डेटा एक्सेस करने का, डेटा चोरी होने का प्रॉब्लम आ सकता है फाइल सिस्टम में, बट इसमें नहीं आएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो दीज आर द रीजंस वी हैव टू बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, जो डीवीएमएस को इंट्रोड्यूस करने के बिहाइंड जो रीजंस है, यही सब रीजंस है। ठीक है, सो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको समझ में आया सब कुछ अच्छे से तो आप एक लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आप और आपको जो भी इसमें समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस क्वेरी को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी कि आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ तो पहले आपका वो जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं डिस्कस करने के बाद ही दूसरे टॉपिक पर जाऊँगी, ऐसा भी मैं कर सकती हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ठीक है, आज के लिए बाय बाय।